हेलो गाइस, वेलकम बैक अवर चैनल फादर ऑफ रिएक्शन। मेरा नाम है वकास हैदर और आज आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश बाश होंगे, एकदम मस्त होंगे। आज की वीडियो यार मुझे तो ये शॉक लगा इसका टाइटल पढ़ के, इसका थंबनेल देख के। मेरे ख्याल में आप लोग इसका ज्यादा बेहतर आंसर मुझे दे सकेंगे। तो बढ़ते हैं जल्दी जल्दी वीडियो के टाइटल की तरफ। वाई आर दीज स्टेट्स ऑफ इंडिया फाइटिंग विद अस? ये हिंदुस्तान की ये रियासतें आपस में क्यों लड़ रही हैं, आपस में ये क्यों फाइट कर रही हैं, ऐसा कुछ इस वीडियो का टाइटल है। जिस चैनल से ये वीडियो ली है उस चैनल का नेम है दी मस्टिका लैंड। वीडियो का ओरिजिनल लिंक और चैनल का नेम आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। इसको विजिट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मजीद आगे बढ़ने से पहले अभी तक जिन दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो। फर्स्ट टाइम है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब वाले बटन के साथ आपको बेल आइकन घंटी का बटन भी मिलता है, उसको प्रेस कर दे ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को व्यू करके और देखते हैं यार इस वीडियो में क्या बताया गया है और इन स्टेट्स की आपस में क्यों फाइट हो रही है, क्यों लड़ाई हो रही है। ये वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। लास्ट में मैं अपने कुछ कमेंट्स भी ऐड करूंगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, हमने दूसरे देशों को अपने बॉर्डर के लिए लड़ते हुए हमेशा देखा है, पर आजकल आपने महाराष्ट्र और कर्नाटका के साथ असम और मेघालय की जुबानी जंग के बारे में तो जरूर सुना होगा। क्यों बीजेपी शासित महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्य आपस में लड़ रहे हैं, क्या है इसके पीछे की कहानी, और क्यों ये जुबानी जंग पहुंची कोर्ट तक, और क्या इनके अलावा दूसरे राज्य अपने अपने बॉर्डर के लिए भी लड़ रहे हैं। चलिए आज की वीडियो में आपको पूरी कहानी बताते हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि असम मेघालय सीमा पर बीते दिनों हिंसा भड़कने से सीमा विवाद एक बार फिर से उठने लगा है। दोस्तों, सिर्फ असम मेघालय और महाराष्ट्र कर्नाटक ही नहीं बल्कि देश के कुल 8 राज्यों में इस समय बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। इस बीच महाराष्ट्र और कर्नाटक में चल रहा सीमा विवाद एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। इस समय दोनों राज्यों में भाजपा सरकार है, लेकिन दोनों जगह के सीएम आमने सामने। कई एरियाज को अपने राज्य की जगह बताने के चलते ये विवाद शुरू हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये बहस महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच पिछले 6 दशकों से चल रही है। कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने महाराष्ट्र के 40 गांवों पर अपना दावा किया है, और इसका जवाब देते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है महाराष्ट्र का कोई भी गांव कहीं नहीं जाएगा। अब पूरे मामले में अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की एंट्री हो गई है। आपको बता दें कि उद्धव का कहना है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे में बोम्मई के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है। उन्होंने कहा है कि क्या हमने अपना साहस खो दिया है, क्योंकि कर्नाटक के सीएम महाराष्ट्र के गांव पर अपना दावा कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको इस विवाद की जड़ यानी कि जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई वो बताते हैं। दरअसल साल 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों को रीऑर्गेनाइज किया गया था। इस दौरान महाराष्ट्र के नेताओं ने मराठी भाषी बेलगाम, खानापुर, निपानी, नांदगाड़ और कारवार को महाराष्ट्र में वापस शामिल करने की मांग की थी। दोनों राज्यों के बीच इन्हीं जगहों के बॉर्डर को लेकर विवाद चला आ रहा है। विवाद बढ़ने पर केंद्र सरकार ने एक आयोग का गठन किया और फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस मेहर चंद महाजन की लीडरशिप में आयोग को फॉर्म किया गया था। दोस्तों, ये उस दौर की बात है जब कर्नाटक को मैसूर के नाम से जाना जाता था। इस विवाद की शुरुआत इसलिए भी हुई थी क्योंकि उस वक्त के मुख्यमंत्री एस निजालिंगपा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और महाराष्ट्र के उस वक्त के मुख्यमंत्री वीपी नायक के साथ बैठक करने के लिए मान गए थे। आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट दी तो उसमें बेलगावी को महाराष्ट्र में मिलने से साफ इनकार कर दिया गया, और फिर दोनों ही राज्यों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री के बीच हुई बैठक में भी इसका हल नहीं निकल पाया। अब दोनों ही राज्य अपनी जगह ना छोड़ने पर अड़े रहे। बीबीसी की एक रिपोर्ट में महाराष्ट्र के पॉलिटिकल एनालिस्ट महेश बीजापुरकर का कहना है महाराष्ट्र के लोग अपनी मराठी भाषा को लेकर काफी सेंसिटिव होते हैं, इसलिए मुद्दा कभी खत्म नहीं हुआ। राजनीतिक दल भी लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे। इसके जरिए वो अपनी पहचान के साथ अपनी उम्मीदें भी जाहिर करते रहते हैं। वो कहते हैं अगर ये मुद्दा दब गया तो फिर इसे दोबारा उठाना मुश्किल हो जाएगा। अलग हुए मराठी भाषी इलाकों को वापस महाराष्ट्र में मिलाने के लिए पिछले कई दशकों से कोशिशें जारी हैं। इसके लिए महाराष्ट्र इंटीग्रेशन कमेटी भी बनाई गई। इस समिति को रिप्रेजेंटेटिव्स लगातार कर्नाटक विधानसभा क्षेत्र में जाते रहे, लेकिन पिछले कुछ सालों में इनकी संख्या में कमी आई है। समिति का कहना है कि लोगों से लोकतांत्रिक और बात करने का अधिकार भी छीन लिए गए। महाराष्ट्र इंटीग्रेशन कमेटी के प्रेसिडेंट दीपल दलवी का कहना है
हम बात मराठी में करना चाहते हैं लेकिन कन्नड़ में करना होता है। जब भी भाषा के आधार पर राज्य बनता है तो ये सरकार का दायित्व बनता है कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की बात करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। दोस्तों, इस मामले ने आग तब पकड़ी जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने दावा किया कि महाराष्ट्र के सांगली जिले के कुछ गांव जो पानी के संकट से जूझ रहे हैं ने कर्नाटक के साथ मर्ज करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। इसके बाद दोनों राज्यों के नेताओं के बीच जबानी जंग छिड़ गई। इसके तुरंत बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के दावों को नकारते हुए कहा कि ऐसे किसी भी गांव ने कर्नाटक में मर्ज होने की मांग नहीं की है। एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र का कोई भी गांव कर्नाटक नहीं जाएगा। फडणवीस ने ट्विटर पर लिखा, महाराष्ट्र का कोई भी गांव कर्नाटक नहीं जाएगा। बेलगाम, करवार, निपानी सहित मराठी भाषी गांवों को पाने के लिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। इसका जवाब देते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई ने ट्विटर पर लिखा, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा मुद्दे पर भड़काऊ बयान दिया है। उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। हमारी सरकार देश की जमीन, पानी और सीमाओं की रक्षा के लिए कमिटेड है। आपको बता दें कि ये मामला अभी भी कोर्ट में है। दोस्तों, ये तो थी कर्नाटक और महाराष्ट्र की जबानी जंग, पर क्या आप जानते हैं कि असम और मेघालय भी ऐसा ही बॉर्डर है? उसको भी लेकर बॉर्डर पर लड़ाई हो रही है। चलिए हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। तो दोस्तों, मेघालय और असम एक दूसरे से करीब 885 किलोमीटर लंबी सीमा शेयर करते हैं। भारत में ज्यादातर जितने भी राज्य अलग हुए हैं उनका गठन भाषा के आधार पर हुआ है, लेकिन पूर्वोत्तर में राज्य का गठन पहाड़ियों की कंडीशंस के आधार पर हुआ था। जब मेघालय को असम से अलग किया गया तो बंटवारे की लाइंस खासी और गारो कम्युनिटीज की आबादी के बीच से होकर गुजरी। नतीजा, दोनों कम्युनिटीज के काफी लोग मैदानी इलाके में रह गए। इसके बाद इन लोगों के विकास को लेकर जंग शुरू हुई। अभी भी ऐसे कई लोग हैं जो रहते तो असम में हैं, लेकिन उनका नाम मेघालय की वोटर लिस्ट में दर्ज है। ऐसे कई मुद्दों को लेकर लंगपी में हिंसा हुई। 1972 में जब दोनों राज्यों को अलग किया गया तो यहाँ के 12 एरियाज में विवाद पैदा हो गया। उन 12 एरियाज में ऊपरी ताराबारी, गंजांग रिजर्व फॉरेस्ट, बोकलापारा, नोंगवा, मातमूर, हाहिम, लंगपी, बुरादुआर, खानापारा, पिलंकाटा, देश तिमोरिया ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2, खंडोली एंड रेचाटेरा शामिल हैं। आपको बता दें कि पिछले साल हिंसा में 7 जवानों की मौत हुई थी। असम रिकॉग्निशन एक्ट 1971 के तहत असम से मेघालय को अलग किया गया है। इसी कानून को चुनौती दी गई और विवाद की नींव पड़ी। 50 सालों में चले विवाद की सबसे बड़ी वजह असम के जिले कामरूप में लगे लंगपी जिले को माना गया। लंगपी कभी कामरूप के जिले का हिस्सा हुआ करता था। अब ये भले ही मेघालय का हिस्सा बन गया है, लेकिन असम इसे अभी भी अपना हिस्सा मानता है। और दोस्तों, भले ही ये 4 राज्य अपने बॉर्डर की लड़ाई को लेकर सबके सामने आए हैं, पर हम आपको बता देते हैं कि भारत के ऐसे दूसरे भी राज्य हैं जो अपने बॉर्डर को लेकर आए दिन लड़ते रहते हैं। चलिए अब इनके बारे में भी जानते हैं। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, क्या आप जानते थे कि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश आपस में अपने बॉर्डर के लिए लड़े? दोस्तों, दरअसल हिमाचल और लद्दाख, लेह और मनाली के बीच के एक रास्ते पर एक क्षेत्र सरचू है, जहां पर दोनों ही राज्य अपना अपना दावा करते हैं। ये विवाद का एक मेजर पार्ट माना जाता है, जहां यात्री 2 शहरों के बीच यात्रा करते समय रुकते हैं। सरचू हिमाचल के लाहौल और स्पीति जिले और लद्दाख के लेह जिले के बीच में। असम, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, दरअसल अरुणाचल और असम में फॉरेस्ट एरियाज को लेकर विवाद है। अरुणाचल का कहना है कि उत्तर पूर्वी राज्यों के रीऑर्गेनाइजेशन ने एक तरफा रूप से मैदानी इलाकों में कई फॉरेस्ट एरियाज को ट्रांसफर कर दिया, जो ट्रेडिशनली असम की पहाड़ी आदिवासी चीफ्स और कम्युनिटी से जुड़े हैं। आपको बता दें कि 1987 में अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिलने के बाद एक ट्रिपार्टाइट कमेटी अपॉइंट की गई, जिसने सिफारिश की कि कुछ एरियाज को असम से अरुणाचल में ट्रांसफर किया जाए। हालांकि असम ने इसका विरोध किया और यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। असम, नागालैंड। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर पूर्व में सबसे लंबे समय तक चलने वाला सीमा विवाद असम और नागालैंड के बीच में है, जो 1963 में नागालैंड के राज्य बनने के तुरंत बाद ही शुरू हुआ था। 1962 में नागालैंड राज्य अधिनियम में 1925 की नोटिफिकेशन के मुताबिक राज्य की बाउंड्रीज को डिफाइन किया गया था, जब नागा हिल्स अत्युएन सांग क्षेत्र को एक नई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में इंटीग्रेटेड किया गया। नागालैंड हालांकि बाउंड्री डिलिनिएशन को स्वीकार नहीं करता है और उसने मांग की है कि नए राज्य में उत्तरी कछार और नागांव जिलों के सभी नागा बाहुल क्षेत्र भी होने चाहिए। चूंकि नागालैंड ने अपनी नोटिफाइड बाउंड्रीज को स्वीकार नहीं किया है, इसलिए असम और नागालैंड के बीच तनाव पैदा होता रहता है और बार बार यहाँ हिंसा होती है। तो दोस्तों, ये थी भारत और उसके राज्यों की बॉर्डर से जुड़ी जंग।
जो आज तक नहीं सुलझ पाई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जी तो गाइस, ये सही जी इंडिया की स्टेट्स की आपस में फाइट क्यों चल रही है। मैंने जब इस वीडियो का टाइटल पढ़ा और इसका थंबनेल देखा तो मेरे ज़हन में चैनल से कुछ और बातें आ गई थी। मुझे लगा कि कोई और ही मसला, लेकिन ये इतना बड़ा मेरे ख्याल में मसला नहीं है। ये बैठ के बातचीत के जरिए भी हल हो सकता है, या जिस एरिया का बॉर्डर के एरिया जो होते हैं उधर थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि ये वाला गांव हमारे हिस्सा में आता है, ये वाला गांव हमारे हिस्सा में, तो दोनों स्टेट आपस में ये बात करती रहती हैं। लेकिन उसका सबसे आसान और जो मेरे ज़हन में आता है वो यही है कि जिस एरिया का जिन गाँव का इशू आ रहा है ना, उन गाँव में सिर्फ उस एरिया में, मखसूस एरिया में वोटिंग करवा ली जाए कि आप किस स्टेट के साथ रहना चाहते हैं। इस स्टेट के साथ रहना चाहते हैं, जिस स्टेट के ज्यादा वोट आ जाए फिर उसको उस स्टेट में आप शामिल कर दें, और ये इस मसले का सबसे आसान हल है। हो सकता है आप लोगों को याद हो, आज से 2 साल या 3 साल पहले की बात है कि ये जो इंग्लैंड है, यूके है, जो ये यूरोपीय यूनियन में होता था। ये यूरोपीय यूनियन की एक पूरी 26-27 कंट्रीज की एक यूनियन है, उसमें ये यूके जो है, इंग्लैंड जो है, ये भी उसमें होता था। उस वक्त के जो इंग्लैंड के वज़ीर-ए-आज़म थे, जो प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन, उन्होंने अपने कंट्री में वोटिंग करवाई कि हम यूरोपीय यूनियन के साथ रहना चाहते हैं या हम यूरोपीय यूनियन से अलग रहना चाहते हैं। तो पूरे कंट्री में, पूरे मुल्क में वोटिंग हुई, तो उसका जो 53% लोगों ने बोला था कि हम यूरोपीय यूनियन को छोड़ के अलग हैसियत में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो उसके बाद यूके को, इंग्लैंड को, बरतानिया को यूरोपीय यूनियन से निकाल दिया गया, और वो अपनी अलग एक शनाख्त के तौर पे आप वो अपना काम कर रहे हैं। पहले ये होता था कि आपके पास यूरोपीय यूनियन के किसी एक कंट्री का भी वीजा है तो आप इन 26-27 कंट्री में विदाउट वीजा ट्रेवल कर सकते थे। आप अगर आपके पास यूके जाना हो तो आपके पास यूके का ही आपको अलग वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। पहले अगर आपके पास स्पेन का वीजा था, या इटली का वीजा था, या जर्मनी का वीजा था, या फ्रांस का वीजा था, तो आप यूके भी उस वीजे पे जा सकते हैं। उसके बाद जैसे ही ये यूके को इन्होंने वोटिंग के बाद अलग किया, तो अब आप फ्रांस के वीजा पे यूके नहीं जा सकते। तो ये सबसे मेरे ख्याल में आसान एक ऑप्शन होता है कि उस एरिया में वोटिंग करवा ली जाए और उस एरिया का जो इशू मसला है उसको खत्म कर दिया जाए। यही मेरे भाई आपको नजर आता होगा जब बरतानिया, इंग्लैंड इस हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश पे जब हुक्मरानी करता था, तो उसने जाते हुए जानबूझ के पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये कश्मीर वाला इशू छोड़ दिया कि ये इंडिया को, हिंदुस्तान को बोल दिया कि ये वाला कश्मीर आपका है, पाकिस्तान को बोल दिया ये वाला कश्मीर आपका है। तो उसको लेके आज तक हम दोनों कंट्री कितने प्रॉब्लम में गुजर रहे हैं, जंगे कर चुके हैं। हमारे मुल्क, हमारे अभी पाकिस्तान के अवाम के पास खाने को कुछ नहीं है। ऐसे ही हिंदुस्तान के जो जो अमीर लोग हैं उनको तो इशू नहीं है, जो नीचे वाला मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास तबका होता है, उनके साथ यही सिचुएशन होती है कि उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा होता। लेकिन क्या करें, ये हमारी हुकूमतों की नाअहली मैं कहूँगा कि उस वक्त का एक इतना पुराना तनाज़ा जो था उसको लेके अभी तक चल रहे हैं। हालांकि सबसे उसमें भी सबसे मेरे ज़हन में जो चीज़ है, सबसे आसान हाल यही है, उस एरिया में वोटिंग करवाई जाए और उस इलाके के लोग जो चाहते हैं उसके मुताबिक फैसला कर दिया जाए, और इस चीज़ को, इस लड़ाई को, इस फाइट को ख़त्म कर देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मेरी ये बातें मेरे साथ आप सहमत करेंगे। आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं या बुरी लगी हैं, ये आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।